हाय मित्रों, क्या हाल है आप लोगों का। बहुत अच्छे से आप लोग होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग 421 से 440 तक के प्रश्नों का हल करेंगे और मेरा मानना है कि जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल आप लोग करेंगे उतना ही ज़्यादा आप में निखार आएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग न्यूमेरिकल में। क्या कह रहा है 421 नंबर का सवाल। आसान प्रश्न है। विद्युत परिपथ में से 10 मिनट में प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम्ब है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो आसान प्रश्न है। तो आपको पता है, क्या पता है कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत धारा आई बराबर क्या होगा, आवेश बटा समय। विद्युत धारा आई बराबर होता है आवेश Q बटा T हो जाएगा। आवेश बटा समय होता है, आवेश बटा समय हो जाएगा। तो देखिए करके करते हैं हम लोग। आवेश का मान कितना है, तो 300 कूलम्ब है। 300 बटे समय का मान कितना है, तो समय का है 10 मिनट। मिनट को बदल लीजिए सेकंड में, 60 सेकंड कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 300 बटे 600 काट दीजिए 1/2, यानी 0.5 एम्पियर हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 0.5 एम्पियर। तो याद रखिएगा विद्युत धारा कितना हो जाएगा, 0.5 एम्पियर। यह भी ध्यान में रखिएगा कि विद्युत धारा का परिपथ में पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, और जब विद्युत धारा के परिमाण ज्ञात करना होता है तो हम लोग यूज करते हैं एमीटर का। किसका प्रयोग करेंगे, एमीटर का। और एमीटर जो है परिपथ में वह श्रेणीबद्ध क्रम में जोड़ा जाता है, और एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, ध्यान में रखिए, 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध के विषय में बताता है। तो स्थिति वेग संबंध बताता है, स्थिति वेग संबंध बताता है। तो ध्यान में रखिएगा, स्थिति वेग संबंध बताता है। क्या है आपका क्वेश्चन, तो आपको पता है गति के समीकरण। ध्यान दीजिएगा, गति के समीकरण। गति के मुख्य रूप से 3 समीकरण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण जो होता है v बराबर u प्लस at, एकदम ध्यान में रखिए। और ये किसके बीच संबंध बताता है, तो भाई साहब ये बताता है आपको वेग समय, ठीक है, ध्यान में रखिए। किसके बीच संबंध बताएगा, तो वेग और समय के बीच संबंध बताता है। चलिए दूसरा नंबर जो आपका समीकरण है, गति का द्वितीय समीकरण क्या है, s बराबर है ut प्लस क्या, हाफ at²। ये जो है स्थिति समय संबंध बताता है, स्थिति समय संबंध बताएगा। ध्यान दीजिएगा, स्थिति समय संबंध बताएगा। तीसरा नंबर जो है आपको स्थिति समीकरण जो है v² बराबर u² प्लस क्या है, 2as है। तो यह जो है वेग स्थिति संबंध बताता है, वेग स्थिति संबंध बताएगा। किसके बीच संबंध बताएगा, वेग स्थिति संबंध बताएगा। तो वेग और समय के बीच संबंध कौन बताता है, तो पहला समीकरण। स्थिति और समय के बीच संबंध कौन बताता है, द्वितीय समीकरण। वेग और स्थिति के बीच कौन संबंध बताता है, तो तृतीय समीकरण। तो गति के कितने समीकरण, मुख्य रूप से 3 समीकरण होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को। एक चीज और ध्यान में रखिए कि ये जो गति का द्वितीय समीकरण है, इससे हमारा जो है क्या शुरू होता है, तो ध्यान में रखिए, इससे हमारा शुरू हो रहा है एक और समीकरण यहां से निकाल के रहा है, SNth, nवें सेकंड में तय की गई दूरी। ये क्या होता है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ये nवें सेकंड है, मतलब चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें सेकंड में, मतलब पर्टिकुलरली 7वां सेकंड। ये देखिए क्या होता है कि 7वां सेकंड अगर हम ले रहे हैं तो शुरू से 7 सेकंड में तय की गई दूरी माइनस, ठीक है, 6 सेकंड में तय की गई दूरी, ये क्या होगा, 7वें सेकंड में तय की गई दूरी। तो SNth बराबर क्या होता है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ध्यान में रखना है कि यह समीकरण जो है गति के द्वितीय समीकरण से बाहर निकलता है, जो स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति तथा वेग के बीच संबंध बताता है। देखिए स्थिति और वेग के बीच में कौन संबंध बताता है, तो ये दूसरा बताता है, v² बराबर u² प्लस 2as। तो इस ऑप्शन में देखिए कौन सा है, तो 422 का A नंबर ऑप्शन जो है वो आ जाएगा आपको आंसर। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, A नंबर ऑप्शन होगा। तो ध्यान में रखिएगा, तो v² बराबर u² प्लस ट्वाइस as जो है वह स्थिति और वेग के बीच संबंध बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 423 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 11 kg के एक वस्तु को जब हम भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं तो निहित ऊर्जा क्या होगी। तो आपको ध्यान में ये रखनी चाहिए कि हम वस्तु को ऊंचाई पर ले जाते हैं, तो वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने पर
उसमें निहित ऊर्जा जो है अस्थितिज ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी P बराबर क्या होता है? वो होता है mgh, यानी द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई, पृथ्वी से ऊंचाई, गुरुत्वीय त्वरण गुना पृथ्वी से ऊंचाई। ये ध्यान में रखिए, पृथ्वी से ऊंचाई। ठीक है, ये आपका प्रश्न आ गया। अब क्या कह रहा है कि द्रव्यमान कितना है भाई जी? तो द्रव्यमान है 11 kg और गुरुत्वीय त्वरण आपको पता है कितना लेना है? 9.8 लेना है। प्रश्न में कह रहा है 9.8 लेने के लिए। अब पृथ्वी से ऊंचाई कितना है? तो 5 ठीक है मीटर है। तो चलिए कोई बात नहीं, 11 × 55, 55 गुना 9.8 कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको कितना आ जाएगा? तो 11 55 हो गया, 55 गुना 9.8, तो ये लगभग आपको कितना आता है? तो 539 जूल। कितना जूल? 539 जूल। ध्यान में रखिएगा, 539 जूल हो जाएगा। चलिए, तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। करके देख लेते हैं, 55 गुना 9.8 करके देख लीजिए। ठीक है, तो 8 × 40 का 0 हाथ में कितना बचा? 4, 8 × 40 4, 44। चलिए आगे देखते हैं, 9 × 45 के 5 हाथ में कितना बचा? 4। ठीक है, और 9 × 45 4, 49 कर दीजिए। 0 5 4 9, 9 4 13 का 3, हाथ में 1, 4 1 5, तो 539 जूल आ जाएगा। कितना जूल आ जाएगा? 539 जूल आ जाएगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए, ध्यान में ये भी रखिए कि कोई भी वस्तु पृथ्वी से अगर ऊंचाई पर रखा हुआ है तो उसमें निहित ऊर्जा को अस्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। और अस्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर mgh। ऊंचाई पर बैठी चिड़िया में, तने हुए तार में, तने हुए धनुष में, तने हुए गुलेल में, या आपको अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछे घड़ी की चाबी में कौन सा ऊर्जा है, तो अस्थितिज ऊर्जा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 424 नंबर देखिए क्या कह रहा है। एक कार, ठीक है, एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.9 सेकंड में भूमि पर पहुंचती है, तो भूमि से टकराने के दौरान उसकी चाल कितनी होगी? तो ध्यान दीजिएगा जरा, ये है कोई कार है, ये ऊंचाई पर है, यहां से गिरा, जब ये पृथ्वी के तल पर आया तो कितना समय लगा? 0.9 सेकंड आने में लगा। तो आपको पता है v बराबर क्या होता है? u प्लस gt। प्रारंभिक अवस्था में u का मान क्या था? 0 था, तो u का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 कर दीजिए, प्लस g का मान 9.8 गुना 10 कह रहा है क्वेश्चन में, आपको 10 कह रहा है, 10 ले लीजिए गुना आपको 0.9 कर लीजिए, तो 9 मीटर पर सेकेंड। जब वो पृथ्वी से टकराएगी उस समय उसका वेग कितना होगा? 9 मीटर पर सेकेंड होगा। ध्यान में रखना है कि ध्यान में ये रखिए कि जब वस्तु ऊपर से गिरती है तो जब पृथ्वी से टकराएगी उस समय वेग का मान महत्तम होगा। जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उस समय वेग जो होगा, जब पृथ्वी से वो वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी, टकराएगी, उस समय जो वेग होगा, दोनों वेग हमेशा समान होगा। ध्यान में रखना है। क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए उस समय का वेग, और वही वस्तु अगर पृथ्वी पर गिरती है तो जिस समय वो टकराती है पृथ्वी से उस समय का वेग, दोनों वेग क्या होता है? समान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 425 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। किसी वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 30 kg, वस्तु का वेग v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड होगा। ये गड़बड़ दिया हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड है, तो गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बार बार आपको मैं बताता हूं कि गतिज ऊर्जा क्या होता है। तो किसी वस्तु के गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, और हाफ इंटू m का वैल्यू देखिए कितना है? 30 kg है। v का वैल्यू कितना है? तो 5 का स्क्वायर। यहां देखिए इस प्रश्न में जो प्रिंटिंग मिस्टेक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो 5 मीटर पर सेकेंड होगा वेग का मान। ठीक है, ये ध्यान में रखना चाहिए आपको। क्या रखना चाहिए? 5 मीटर पर सेकेंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या निकल जाएगा? हाफ गुना 30 गुना 25 करके देखते हैं। 2 15 ही 30 हो गया, 15 5 75 का 5, हाथ में कितना बचा? 7, 15 दूनी 30 7 37, 375 जूल आ जाएगा। तो आंसर देखिए कौन सा है? 375 जूल। डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो 425 का आंसर क्या होगा? डी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 426 नंबर सवाल देखिए। 300 वॉट के एक इलेक्ट्रिक पंखे का प्रतिदिन 8 घंटे तक उपयोग किया जाता है, तो एक दिन में उस पंखे में प्रयुक्त ऊर्जा कितनी होगी? तो भाई कितना वॉट का है? तो वॉट निकाल लीजिए। ठीक है, वॉट आपको दिया हुआ है, कितना वॉट दिया हुआ है? तो भाई आपको वॉट दिया हुआ P बराबर, ठीक है, P बराबर आपको पता है कि 8 घंटे तक जलता है, तो P बराबर आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है जी? 300 वॉट दिया है, 300 वॉट दिया हुआ है। ठीक है, और समय कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ 8 घंटा, और
टाइम कितना दिन है, तो एक दिन है और एक ही यूनिट है। चलिए बात करते हैं विद्युत खपत, विद्युत ऊर्जा खपत। ध्यान दीजिएगा, विद्युत ऊर्जा खपत बराबर क्या होता है, तो होता है P इंटू एन इंटू टी बटे 1000। ध्यान दीजिएगा, तो P का वैल्यू कितना है, 300 वॉट है। कितना कैठो पंखा है, तो एक पंखा है। कितना घंटा चलता है, तो 8 घंटा। कितना दिन का निकालना है, तो एक दिन का, बटे कितना हो गया, 1000। ठीक है, तो निकाल लीजिए कितना यूनिट होगा, तो ये 0 0 0 0 8 24 यानी 24/10 यानी 2.4 यूनिट बिजली खपत होगा। कितना भी यूनिट बिजली खपत होगा, 2.4 यूनिट बिजली खपत होगा। देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर कौन सा होगा, बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, 2.4 यूनिट बिजली खपत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, यूनिट बिजली खपत जब भी बात करेगा तो वो किलो वॉट आवर में आएगा। क्या आएगा, किलो वॉट आवर में आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम्ब है। जब 0.5 एम्पियर का प्रवाह विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है तो समय ज्ञात करें। समय निकालना है भाई। और आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो विद्युत धारा दिया हुआ है, विद्युत धारा आई दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा आई बराबर क्या दिया हुआ है, तो विद्युत धारा आई बराबर दिया हुआ 0.5 एम्पियर, कोई बात नहीं है। ठीक है, आवेश क्या दिया हुआ है, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश Q बराबर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ भाई, तो ये दिया हुआ 300 कूलम्ब। तो I बराबर क्या होता है, Q/T। तो आपको क्या निकालना है, तो निकालना है T बराबर क्या होगा, Q/I। तो निकाल लीजिए। Q का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, तो Q का वैल्यू भाई कितना दिया हुआ, 300, और एम्पियर कितना दो, 0.5। तो उड़ाइए, यहाँ पर 10 दीजिए, 5 6 30। ठीक है, तो 60 आ गया, 600। ठीक है, 600 सेकेंड हो गया। क्या हो गया, 600 सेकेंड। तो देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा, 600 सेकेंड, यानी ए नंबर आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा कि विद्युत धारा के प्रवाह को मापने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं। और ये भी ध्यान में रखना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और ये भी ध्यान में आपको रखना चाहिए कि यदि एक एम्पियर विद्युत धारा कहीं से प्रवाहित होता है तो 1 कूलम्ब आवेश 1 सेकेंड तक उससे प्रवाहित हो रहा होगा। और 1 कूलम्ब आवेश जो है वह 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। कह रहा है कि 12 kg की एक वस्तु को जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। तो आपको पता है 5 मीटर की ऊंचाई पर वस्तु रखी गई है। जब भी वस्तु को पृथ्वी से ऊंचाई पर रखा जाए तो उसमें अस्थैतिज ऊर्जा होता है। और अस्थैतिज ऊर्जा P बराबर क्या होगा, mgh होता है। क्या होता है, mgh, यानी द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई, पृथ्वी से ऊंचाई, पृथ्वी से ऊंचाई। ये देखिए, ये हो गया आपको। तो आपको पता है द्रव्यमान कितना है भाई जी, तो द्रव्यमान हमारा है कितना kg, 12 kg गुना गुरुत्वीय त्वरण कितना है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 है। पृथ्वी से ऊंचाई कितना है, तो 5 मीटर है। तो निकाल लीजिए, पर 5 60, 60 गुना 9.8, तो निकालिए। 8 6 48 का 8, हाथ में कितना बचा, 4, 9 6 54 4 58, 588 जूल हो जाएगा एनर्जी। देखिए आंसर कौन सा है, 588 जूल है। तो ये हो जाएगा बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 428 का क्या होगा, बी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 429 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होता है। तो एकदम सही है, याद रखना है। ध्वनि क्या है, ध्वनि आपको अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि कौन सा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्यान से देखिएगा, ध्वनि जब भी हम लोग बात करते हैं तो यह कौन सा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग है। एकदम ध्यान में रखिए, अनुदैर्ध्य तरंग है ध्वनि। ठीक है, चलिए ये बात है। ध्वनि वेग किसमें सबसे ज्यादा, तो वेग सबसे ज्यादा होता है किसमें, ठोस में, उसके बाद किसमें, द्रव में, उसके बाद किसमें, गैस में। ठीक है, क्या निर्वात में ध्वनि जाती है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता है। क्लियर रखिएगा इसको। चलिए, तो हवा में ध्वनि की चाल 46 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो हवा में ध्वनि की चाल 46 किलोमीटर पर सेकेंड होगा, नहीं होगा। तो आपको पता है कि ध्वनि की जो चाल होती है हवा में 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि में हवा की चाल कितनी,
332 मीटर पर सेकेंड है, और आपको बोल रहा है किलोमीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए। किलोमीटर में जब भी निकालेंगे तो 18/5 कर दीजिए, निकाल लीजिए। 5 × 30 लगभग 60 के आसपास होगा, तो 18 78 से तो 1080 किलोमीटर पर सेकेंड के एवरेज में होगा, 1080 किलोमीटर पर सेकेंड, तो 46 किलोमीटर पर सेकेंड ये गलत आपको दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या है, केवल एक सत्य है कि जल में ध्वनि की चाल जो होती है समुद्री जल में वो 1531 मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखना है, 2-3 बातें मैंने जो क्लियर करके बताया आपको कि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ध्वनि निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं करता। याद रखना है कि हवा में ध्वनि की चाल जो होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन मैं बार बार बताता हूं कि देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल वायु में लगभग आपको 346 मीटर पर सेकेंड होता है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। तो हमारा आ गया 430 नंबर सवाल। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो a त्वरण से गतिशील है तो उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। तो आपको मैं क्लियर करके बताता हूं कि बल है क्या। तो बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर आरोपित होकर, ठीक है, किसी वस्तु पर आरोपित होकर उसमें त्वरण उत्पन्न करता है। देखिए ये बल है। बल क्या होता है कि द्रव्यमान गुना त्वरण, या ध्यान में रखिएगा, बल द्रव्यमान गुना त्वरण होगा, या m × a होता है, या F बराबर होता है dp/dt। ये भी संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए। तो बल की परिभाषा न्यूटन के पहले गति नियम से मिलता है, बल का व्यंजक न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिलता है। बल F बराबर क्या होता है, m × a होता है, या बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर, यानी संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, बल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। 150 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड के वेग से त्वरित होती है, तो त्वरण ज्ञात करें। ठीक है, तो त्वरण ज्ञात करें। तो वेग में परिवर्तन की दर को आप क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर, ये देखिए त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, एकदम ध्यान में रखिएगा, वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है। यानी a बराबर क्या होगा, v - u/t। v का मान देखिए कितना है, तो बाद वाला देखिए, बाद वाला 16 माइनस पहले वाला, तो पहले वाला 6। समय कितना, तो समय निकल लग गया है 5 सेकंड, 5 लगा दीजिए, तो 10 बटा कितना कीजिए, 5 कीजिए, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मान क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा कि वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाता है, और a बराबर क्या होता है, v - u/t होता है। तो एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि वेग और समय ग्राफ, अगर हम इस पर वेग ले लें और इस पर समय ले लें, तो वेग समय ग्राफ की ढाल, ठीक है, वेग समय ग्राफ की ढाल, ये जो थीटा निकालेंगे, वेग समय ग्राफ की ढाल, यही क्या करता है, त्वरण का मान देता है। और वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल जो है वह विस्थापन का मान देता है। बार बार ध्यान में रखिएगा कि VT ग्राफ का जो एरिया है वह, ठीक है, विस्थापन का मान देगा, और VT ग्राफ का जो ढाल है या स्लोप है या tan थीटा है या p/b है, वह जो है त्वरण का मान देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 6 ओम प्रतिरोध वाले तार को दुगुना कर दिया जाए तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। मैं बार बार बताता हूं कि देखिए, नया प्रतिरोध अगर दुगुना तार को कर दिया गया है तो नया प्रतिरोध R1 बराबर क्या होता है, नया प्रतिरोध R1 बराबर, ठीक है, R1 बराबर R/n²। जितना गुना कर दिया जाए उसको क्या कर दीजिए, n ले लीजिए। तो R का मान कितना है, तो देख लीजिए 6 ओम है, और कितना गुना कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया है, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 6/4, यानी कितना हो गया, 1.5 ओम हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि जितना गुना हम उसका करेंगे, ठीक है, तार को उतना का क्या हो जाएगा, n² के फॉर्म में ले आएंगे। तो शॉर्टकट फॉर्मूला है, ध्यान में रखना है। ध्यान में यह भी रखना है कि विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला तापमान, ठीक है, चालक का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने पर बढ़ जाता है, लेकिन चालक का प्रतिरोध तापमान के घटने पर क्या होगा, घट जाता है, पहला हो गया। दूसरा है, ठीक है, आपको लंबाई पर, तो चालक तार की लंबाई के बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा, प्रतिरोध का मान, चालक तार की लंबाई के बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, और चालक तार के प्रतिरोध के मान के चालक तार के क्षेत्रफल के मान के बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घट जाता है। यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब भी हम प्रतिरोध की बात करते हैं तो ये क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ कि नया प्रतिरोध जो है पहले प्रतिरोध का
n स्क्वायर के फॉर्म में होता है। जितना जितना उसको बढ़ाएंगे उसका एरिया जो है उतना ही क्या होगा, कम होगा, और उसी के रिस्पेक्ट में उसका क्या होगा, प्रतिरोध का मान घट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, चालक तार का नियत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जब एक वस्तु को उत्तल लेंस के 2f1 पर स्थित रखा जाए तो वस्तु का आकार क्या होगा। तो हमको 2f1 रख रहा है, 2f1 मतलब वक्रता त्रिज्या पर रख रहा है, और वक्रता त्रिज्या पर यदि किसी वस्तु को हम रखें तो प्रतिबिंब भी वहीं पर बनेगा। देखिए क्या कह रहा है कि 2f1 पर रखते हैं तो छवि का आकार क्या होगा, तो वस्तु के आकार के बराबर होगा। अगर 2f1 पर रख दीजिए, ये 2f1 पर रख दीजिए, तो यहाँ से चले, ये देखिए ये कट गया, और यहाँ से एक प्रकाश की किरण हमेशा क्या होगा, प्रकाश केंद्र से गुजारेंगे, और यहाँ पर मिल गया, और ये देखिए प्रतिबिंब बन गया। तो ये वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये आ जाएगा f2 आ गया। तो ध्यान में रखना है कि जब भी उत्तल लेंस में वस्तु जो है 2f1 पर हो तो प्रतिबिंब जो है 2f2 पर ही बनता है। क्या बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। ठीक है, और 2f2 पर ही बनेगा। 2f1 पर वस्तु कहाँ प्रतिबिंब बना, 2f1 पर बना, और 2f1 पर वस्तु 2f2 पर प्रतिबिंब बना और समान आकार का हुआ। तो क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है कि पूर्ववत आकार का ही रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ववत आकार का ही हो जाएगा। तो 433 का क्या हो गया, सी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा है कि एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है, तो जूल में कितनी ऊर्जा होगी। याद रखना है कि ठीक है, यूनिट जैसे ही बात करें तो एक यूनिट बराबर एक यूनिट बराबर, जब भी यूनिट की बात करता है, एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, हमको कह रहा है 200 इकाई, तो 200 गुना क्या होगा, 3.6 गुना 10⁶ जूल कर लीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, और तो 200 यूनिट कह रहा है। विद्युत खपत, कितना विद्युत खपत हुआ, विद्युत खपत, चलिए निकाल लेते हैं इसको। तो 200 तो क्या कर रही है, 36 दूनी 72, 7.2 गुना 10⁸ जूल आ जाएगा। ठीक है, 7.2 इंटू 10⁸ जूल। अगर हम क्या करें तो 7.8 इंटू 7.2 इंटू 10⁸ जूल दिया हुआ भी आंसर है। देखिए बी नंबर आंसर है, कौन सा आंसर है, बी नंबर आपको आंसर है। तो ध्यान में रखना है कि विद्युत ऊर्जा खपत जो है यूनिट में होता है, और एक यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत बराबर क्या होता है, वॉट होता है। मैंने आपको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, और घर में जितना भी या जितना भी आपको खपत होगा विद्युत खपत, उसको हम वॉट में ही मापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। कह रहा है कि गैस स्थिरांक का मान क्या होता है। तो गैस स्थिरांक का मान जूल में दिया हुआ है। तो पहले तो देख लेते हैं गैस स्थिरांक है क्या। तो आपको पता है कि ओम के नियम बोलते हैं, बॉयल के नियम से किसी गैस का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसका नियम है, बॉयल्स लॉ। किसका नियम है, बॉयल्स लॉ है। फिर आते हैं चार्ल्स का नियम आते हैं। चार्ल्स का नियम कहता है कि किसी गैस का आयतन उसके परम ताप का समानुपाती होगा। ये किसका नियम है, चार्ल्स लॉ है। ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स लॉ है। दोनों को मिला देते हैं, V प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, T बाय P, और ले लीजिए P भी समानुपाती T, P भी बराबर क्या हो जाएगा, RT, जहां R क्या है, मोल है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी R बराबर गैस स्थिरांक है। गैस स्थिरांक ये तो 1 मोल के लिए होगा। कितना मोल के लिए, 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए। और अगर ठीक है n मोल के लिए बात करें, n मोल के लिए बात करें, तो P भी बराबर क्या होगा, nRT हो जाएगा, nRT। तो हमको क्या निकालना, R निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, PV बटा T कर लीजिए। P क्या हुआ, PV बटा T कर लीजिए। P क्या हुआ, दाब हुआ, तो द P इंटू V। जब भी P इंटू V, मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी PV इंटू T होगा तो ध्यान में रखिए, PV को हम लोग जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो जूल ले लीजिए, जूल, और T को केल्विन और N को मोल ले लीजिए। ठीक है, और जूल पर केल्विन मोल में R का मान होता है 8.31 जूल पर केल्विन इंटू क्या हो गया, मोल होगा। ध्यान में रखिए, 8.31 जूल पर केल्विन इंटू मोल होगा। तो ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए आपको। तो PV बराबर क्या हुआ, nRT। उसके आधार पर हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट कर लिया। चलिए, तो ये बातें ध्यान में रखिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 8.31 है, तो लगभग 8 क्या कर लीजिए, 8.31 है। तो ध्यान दीजिएगा,
ठीक है। तो 8.31 जूल पर केल्विन पोल, तो 8.31 कौन सा ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन मारिए। देखिए सब काफ़ी निकट निकट मान दिया हुआ है, तो ध्यान में रखना है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि अगर हम इसका लीटर पर केल्विन मोल में निकालें तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल होता है, पर डिग्री पर मोल पर डिग्री सेल्सियस इंटू मोल हो जाएगा। ये किसमें होगा, लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री सेल्सियस इंटू मोल होगा। कैलोरी में अगर बात करें आर का मान तो 1.987 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस इंटू मोल होता है। तो ये सब बातें ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 436 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 436 नंबर सवाल कह रहा है कि 1250 वाट के इलेक्ट्रिक आयरन में प्रतिदिन 3 घंटे का प्रयोग किया जाता है। तो एक दिन में उसमें इलेक्ट्रिक आयरन में कितना ऊर्जा खपत हुआ, तो आपको पता है यूनिट बिजली खपत बराबर P इंटू एन इंटू टी अपॉन क्या होता है, 1000 होता है। मैं बार बार बताता हूँ कि यूनिट बिजली खपत, जब भी यूनिट बिजली खपत की बात करनी हो, यूनिट बिजली खपत क्या होगा, आपको हो जाएगा P इंटू एन इंटू टी बटे 1000 कर लीजिए। P का वैल्यू देखिए कितना है, तो 1250 वाट है। N एक तो इलेक्ट्रिक आयरन है, घंटा कितना, तो 3 घंटा खर्च होता है, बटा कितना, तो 1000 कर लीजिए। ठीक है, 0 0 0 काट लीजिए, 5 या 15 का 5, हाथ में कितना बचा, 1 बचा। तो एक दिन में कितना खपत हो रहा है, तो 5 या 15 का 5, हाथ में कितना बचा, 1 बचा। भारतीय 36 1 37 बटा 100 कर लीजिए, 3.75। ठीक है, 3.75 क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। याद रखिएगा यूनिट होगा, क्या होगा, यूनिट। ठीक है, तो यूनिट बिजली खपत है 3.75। देखिए कौन सा आंसर होगा, 3.75। तो डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा नंबर आएगा, डी नंबर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 437 नंबर देखिए। 13 kg की वस्तु जब हम भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें विहित ऊर्जा कितनी होगी, दिया गया है G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको पता है कि वस्तु की पृथ्वी से ऊंचाई पर ऊर्जा कितनी होती है। वस्तु को अगर पृथ्वी से ऊंचाई पर ले जाए तो उसमें निहित ऊर्जा जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी, P बराबर होता है mgh। क्या होता है, mgh। तो देखिए ध्यान से, 13 kg की वस्तु है, m का द्रव्यमान दिया है 13 kg। ठीक है, g का मान कितना दिया है, तो 9.8 दिया हुआ है। ठीक है, और गुना कितना मीटर, तो 5 मीटर। तो लीजिए 13 5 65 गुना कितना, 9.8 गुना कर लीजिए, 65 गुना 9.8 करिए। ठीक है, 8 5 40 का 0 हाथ में 4, तो 8 6 48 4 52। ठीक है, और 9 5 45 के 5, हाथ में कितना बचा, 4, तो 9 6 का 54 4 58। यहाँ देखिए 0 7 8 5 13 का 3, हाथ में 1 5 1 6, यानी 637 क्या होगा, जूल आंसर होगा। तो आंसर देखिए 637 जूल। तो ए नंबर ऑप्शन है, तो ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। ध्यान में ये भी रखिए कि कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी से ऊंची है, ऊंचाई पर स्थित है, तो उसमें निहित ऊर्जा को ही हम अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 438। देखिए क्या कह रहा है 438 में, कह रहा है कि विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल है, तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश क्या होगा। तो विद्युत आवेश निकालना है, जूल और वोल्ट दिया हुआ है। तो आपको पता है कि विद्युत आवेश बराबर क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा बटा विभवांतर होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि विद्युत ऊर्जा बराबर होता है विद्युत ऊर्जा U बराबर होता है आवेश गुना विभवांतर। आवेश गुना क्या हो जाएगा, विभवांतर होता है, विभवांतर। और आवेश कितना होता है, Q होता है, और विभवांतर V होता है। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पर आवेश निकालना है। तो आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, आवेश Q बराबर U बटे V। तो U का वैल्यू देखिए कितना है, तो U का वैल्यू है 60 जूल बटे 12, तो 12 पंचे 60, 5 कूलम्ब आवेश हो जाएगा। कितना कूलम्ब आवेश हो जाएगा, 5 कूलम्ब आवेश हो जाएगा। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 कूलम्ब हो जाएगा। कौन सा होगा, 5 कूलम्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 438 का क्या होगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 439। एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर पर सेकेंड है, यदि उसका तरंग दे 2 सेंटीमीटर तो उसकी आवृत्ति निकालें। तो आपको पता है कि तरंग किसको कहते हैं,
तो ऊर्जा के प्रवाह को तरंग कहा जाता है। और ध्यान में रखिएगा, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तरंग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है यांत्रिक तरंग, जो जिसके संचरण के लिए माध्यम आवश्यक होगा। दूसरा जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जिसके संचरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं होता है। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग कर लेते हैं कि आपको पता है तरंग का वेग, कोई भी तरंग हो, इसका वेग बराबर क्या होगा, आवृत्ति, ये तरंग का वेग भी बराबर क्या होगा, आवृत्ति n गुना तरंगदैर्ध्य लैम्डा, तरंगदैर्ध्य क्या कर लीजिए, लैम्डा कर लीजिए। तो भाई हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, ठीक है, तरंग, ध्वनि तरंग की आवृत्ति निकालनी है। तो आवृत्ति निकालिए, आवृत्ति n बराबर, ठीक है, तरंग का वेग मतलब क्या हुआ, v अब बटे तरंगदैर्ध्य लैम्डा। चले निकालिए, तरंग का वेग कितना है भाई, तरंग का वेग दिया है 340 और 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 340 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, 10⁻², ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, लेके चलिए, इसको काट देते हैं, 17 दूनी 34, 170 गुना 10⁻², यानी 17 गुना 10⁻³ हर्ज हो जाएगा। 17 गुना 10⁻³ हर्ज, 17 गुना 10⁻³ हर्ज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 439 का 4 नंबर आंसर होगा। 439 का क्या नंबर होगा, 4 नंबर। ध्यान में रखिएगा, आवृत्ति क्या होता है, 1/, आवर्तकाल को आवृत्ति कहा जाता है, और आवृत्ति का जो अस्थायी मात्रक होता है वो हर्ज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। विभिन्न माध्यमों में, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल क्या होगी। तो सबसे पहले ध्वनि जो है, ध्वनि वह अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि की चाल जो है एल्युमिनियम में, ध्यान से सुनिए, एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकंड होता है, जबकि निकेल में 5960 मीटर पर सेकंड होता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ठीक है, आपको 6240 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, एल्युमिनियम में। निकेल में ध्यान में रखिएगा 5960 मीटर पर सेकंड होता है, 5960, 5960। फिर देखिए, ठीक है, लोहा में 5130 मीटर पर सेकंड होता है, जबकि कांच में 5640 मीटर, कांच में कितना हो जाएगा, 5640 मीटर पर सेकंड होगा। पारा में ध्वनि की चाल 1450 मीटर पर सेकंड होता है। हाइड्रोजन में 1269 मीटर पर सेकंड होता है। हाँ, जबकि जल में ध्वनि की चाल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकंड होता है, जबकि हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1269 मीटर पर सेकंड होता है। यह भी ध्यान में रखिए कि वायु में ध्वनि की चाल लगभग 332 मीटर पर सेकंड होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन ठीक है 25 डिग्री सेल्सियस पर 346 मीटर पर सेकंड होता है। तो ध्यान में रखिए कि ध्वनि का जो चाल है मुख्य रूप से तीन कारकों पर निर्भर करता है। पहला नंबर ध्यान दीजिए आर्द्रता पर, ठीक है, आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। फिर देखिए आपको तापमान पर, ठीक है, ध्वनि की चाल जो है तापमान के बढ़ने से बढ़ जाता है। प्रति 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड की दर से क्या होगा, बढ़ जाता है। फिर देखिए आपको दाब पर, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर देखिए माध्यम की गति का, तो माध्यम की गति के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, घटने से घट जाती है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए आपको। तो ये आपका ये वाला जो वीडियो है, इसमें मैंने आपको 421 से 440 तक के सवाल कराए। तो इसको खूब बढ़िया से पढ़िए, मेहनत कीजिए, और जितना भी आपको को प्रॉब्लम हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।